वहीं अगर देखिए अब ये जो तमाम सीटें हैं, किस तरह से लोग अब मतदान करके निकल रहे हैं और अपनी अपनी फोटो भी यानी स्याही लगी उंगली को भी दिखा रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर दिव्यांग हो, सभी वोट करके बाहर निकल रहे हैं। और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि देखिए आज मतदान का दिन है, अपने मत का दान जरूर करने निकलिए, वोट देने जरूर निकलिए। कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझावा, सीसामऊ, खैर और फूलपुर कुंद्रकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं लंबी लंबी कतारों में। सरकार के बीजेपी या फिर बात की जाए कांग्रेस एसपी की, उन्होंने जो वादे किए हैं उसी वादों के साथ आज मतदान करने लोग बाहर निकल रहे हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिस पर 90,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे और केदारनाथ विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। इसकी दृष्टि से 2 जोन और 27 सेक्टर में से बांट दिया गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आरटीपीपी और एक कंपनी एसएसबी को भी तैनात किया गया है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन खास तौर पर केदारनाथ उपचुनाव की बात की जाए, यहां पर फाइट में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। और मैं स्पेशल वोट देने के लिए फरीदाबाद से आई हूं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। अच्छा, क्योंकि मेरा वोटर आईडी का ही। अच्छा, आपके साथ कोई महिलाएं भी थी, बुजुर्ग लोग? एक्चुअली मुझे कल चले जाना था, मैं वोट के चक्कर में एक दिन और रुक के जा रही हूँ। चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है और 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और अभी हम मौजूद हैं जो अगस्तमुनि है वहाँ पोलिंग बूथ पर, खासकर महिला पोलिंग बूथ है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सुबह 8 बजे से यहाँ पर भीड़ शुरू हो गई थी मतदाताओं की वोटिंग के लिए और काफ़ी उत्साह यहाँ पर जो वोटिंग में है लोगों में दिख रहा है, उत्साह वोटिंग को लेकर, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव ये है और आज 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और लगभग इस बूथ पर 500 से अधिक मतदाता हैं। और अगर केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो कुल 90,000 से अधिक मतदाता जिन्होंने आज मतदान करना है और 173 पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान होना है। इसमें 7 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, लेकिन जो उत्साह है 8 बजे सुबह से ही मतदाताओं का दिख रहा है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, महिलाओं की भी भीड़ है और पुरुष की भी भीड़ है और खासकर देखा गया सुबह से कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो सबसे सुबह से यहाँ पे पहुँचे हैं वोटिंग के लिए और काफ़ी उत्साह फिलहाल वोटिंग को देखकर लोगों में लग रहा है। देख सकते हैं आप ये रुद्रप्रयाग का नज़ारा है और कहीं ना कहीं ये मतदान जो है कई मायने ये भी है, क्योंकि जो केदारनाथ विधानसभा है उसमें पूर्व विधायक थी शैला रानी राउत, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव की नौबत है और आपको ये भी बता दूं कि सीट पे फिलहाल जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच इसमें कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि अब आज मतदान होता है, उसके बाद 23 तारीख को मतगणना होती है, उसके बाद कौन इस सीट पर जीत दर्ज करता है वो देखना होगा। अगस्त के लिए मैं संदीप। तो केदारनाथ से संदीप बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, लोग किस तरह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीट पर, अलग अलग बूथों पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। फूलपुर सीट से सर्वेश दुबे, सीसामऊ सीट से ऋषभमणि त्रिपाठी, गाजियाबाद से अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। ये सारे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फूलपुर सीट से सर्वेश दुबे, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। सर्वेश, 9 बज चुके हैं और ऐसे में मतदान अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। अब तक वहां पर कितने प्रतिशत का मतदान हो पाया है, क्या खबर मिल रही है और किस तरह से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है अब बूथों पर वोट डालने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। अब देखिए कि यहां पर चटक धूप खिली है, सुबह ठंड थी, लेकिन तमाम जो मतदाता हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल प्राइमरी स्कूल कटरा बहादुरपुर झूसी इलाके में प्रयागराज में और यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के साथ ही साथ यहां पर पुलिस के जवान हैं। यहां पर निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जो मतदाताओं के लिए जरूरी है और यहां पर व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया। यहां पर
3 बूथ बनाए गए हैं और तमाम मतदाता अपने आई कार्ड लेकर, अपनी वोटर पर्ची को लेकर, जरा दिखाइए भी आप कि तमाम लोग लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। तमाम युवा भी हमारे यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जहां तक वोट प्रतिशत की आपने बात की तो करीब 9:30 बजे तक पहला वोट प्रतिशत यहाँ पर आने की उम्मीद है। आप युवा हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा सीट के, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? इसमें तो मैं एजुकेशन को लेकर वोट कर रहा हूँ, संविधान को बचाने के उद्देश्य से। क्योंकि जिस तरीके से हमारा यारो उसके बाद पीसीएस का देखा गया, अभी हाल ही में हम लोग जो धरना उरना दिए थे उसमें काफी कुछ सरकार ने हमारा हेल्प नहीं किया है। इस चीज को हम देखते हुए सोच समझ के वोट करेंगे। आप भी युवा हैं सर, बताएं क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो एग्जाम हो रहे हैं सब में वो हो रहा है, लीक हो रहा है पेपर। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या करते हैं आप? बेरोजगारी सबसे ज्यादा। बेरोजगारी। तो अब आपकी तो नौकरी की उम्र निकल गई है, आप क्यों बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? अवसर नहीं मिला तो अवसर डेली बेसिस काम नहीं मिलता है, आदमी कामों नहीं मिलते। ठीक बात कर रहे हैं। आप युवा है, आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं? दादा से पूछा दादा। दादा बताइए यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ कौन सा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं। विकास नहीं हुआ। सड़कें बन गई हैं कुंभ को लेकर। बस सड़क बनने से विकास हो जाएगा। हाँ, कैसे होगा विकास? हाँ, विकास माने रोजगार मिले, हाँ, धंधा मिले, बच्चे कमाए खाएं। यहाँ तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। हाँ हाँ, विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। यही सड़क बनी है, बस यही दिखाई पड़ रहा है। कुंभ में काम नहीं हुआ यहाँ पर। कुंभ से क्या मतलब है? कुंभ से मतलब नहीं। कुंभ से कोई मतलब। तो यहाँ पर विकास एक बड़ा मुद्दा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल विकास सर, जो है और विकास बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन देखिए मुद्दा है, कितनी उसको लेकर क्लैरिटी यहाँ है। पर वोट अपने जो चीजें हैं जिसको लेकर वो वोट देने पहुंचे हैं बहुत क्लियर हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सड़क बनने से विकास नहीं होता है, बहुत सारी और उनकी डिमांड है, उसी डिमांड के साथ आज वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से अनूप जी भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? और देखिए मतदाता धीरे धीरे जागरूक होता चला जा रहा है, अपने मुद्दों के साथ वो वोट डाल रहा है। उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो चुनाव के दौरान कही जाती है पूरी नहीं होती है, और जो हमारी बातों 80% हमारे साथ है, परंतु प्रशासन के द्वारा मतदान यहां बढ़ाने की अपील करनी चाहिए। और अनूप जी, बीच बीच में जितने प्रत्याशी आते रहते हैं उनको भी हम सुनाते हैं, जो मतदान करने बड़े बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते और सुनाते रहते हैं अपने दर्शकों के लिए। लेकिन अनूप जी, आपसे सवाल था कि मतदाता बड़े जागरूक हो गए हैं, आपने मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने सुना कि उन्होंने कहा कि विकास की बात करते हैं तो विकास करके दिखाइए, यानी बहुत ही ज्यादा जागरूक मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आप जहां पर हैं, अब धीरे धीरे देखिए 9 बज चुके हैं, लोग पहुंचने शुरू हो गए होंगे। कुछ पता चल पाया अब तक कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए कितना प्रतिशत मतदान हो पाया है इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है। आप सीधा देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना मत का इस्तेमाल, देखिए शहरी मतदाता हैं उसके बावजूद भी लोग जागरूक हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे सीधे जानते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट डालेंगे? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और सभी चीजों से उठ के जो एक राष्ट्र सर्वोपरि उस भाव को लेके हम वोट करते हैं और उसी भाव को लेके करेंगे। और आप समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, वो मेरा अंदरूनी बात। ये बताइए कि जब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से है, केंद्र में मोदी सरकार है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो पाया है? सर बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा विकास हुआ है। देखिए पहले कितने एयरपोर्ट होते थे, आप देखिए आज की तारीख में हर छोटे क्षेत्र में भी एयरपोर्ट, इवन सारी सड़कें अच्छी हैं। विकास डेवलपमेंट तो है ही है, साथ में कानून व्यवस्था के मामले में यूपी नंबर 1 बनता जा रहा है। सारे जितने भी आक्रांता थे, जितने भी क्या कहते हैं बदमाश और गुंडे थे, वो सारे यूपी की सरहदों से पार चले गए हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है नीलू यहाँ पर, और लोग कहीं ना कहीं योगी सरकार की तारीफ करते फिरते हैं। ये बताइए कि आप वोट डालने जा रहे हैं,
क्या मन में कुछ मुद्दे हैं आपके मन में जिसकी वजह से आप वोट डालेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं मन में। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। दूसरा, हम क्रॉसिंग के निवासी हैं। क्रॉसिंग की कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पे हम चाहते हैं कि जो भी हमारे नेता जीत के आए उन समस्याओं पे काम करें। जो जाम लगने की समस्या है, जो सड़क की समस्या है, जो प्रदूषण है, जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, उस पे कुछ समस्याएं हैं। तो बस हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं। और बाकी सभी लोगों से, सभी से ये हम ये अनुरोध करेंगे कि सभी लोग इस पर्व का उत्साह लें और जरूर उसको मनाने और वोट डालने का अपना काम जरूर पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप इस तरह का जो गढ़ा जाता है बयान, आपको लगता है सही है? सही है, बिल्कुल। हमें एक तो रहना ही है। यदि हम एक नहीं रहेंगे तो हम देश को कैसे बचाएंगे? अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, और कंट्रीज का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। लोग बटे कटे है ना, खत्म ही हो गया, देश ही खत्म हो गया। अफगानिस्तान देखिए, टेररिस्टों ने उसको कैप्चर कर लिया आज। तो देखिए नीलू, बहुत उत्साह है। कुछ यहाँ पर यंग जनरेशन के भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप वोट डाल रहे हैं? कुछ तो मुद्दे होंगे। देखिए, ये विधायकी का इलेक्शन है, तो इस पे जो मेन नजर रहेगी वो रहेगी लोकल मुद्दों पर। तो मुद्दे जो हमारे हैं, एक तो जो क्रॉसिंग का अगर मैं मुद्दा बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी। हमें कनेक्टिविटी में बहुत इश्यू आ रहा है। एक आइलैंड बन के रह गया क्रॉसिंग रिपब्लिक, और इसमें लोगों को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे कम से कम बाहर जाने के लिए 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे तो आप उठा रहे, समस्या उठा रहे, लगता है कि आप जिसको वोट डालेंगे वो समस्या भी आपको आपके समाधान करेंगे? देखिए, यहाँ पे चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे हर बार आते हैं, कमिटमेंट करके चले जाते हैं कि क्रॉसिंग का इस बार रोड आपको सही कर देंगे, इनर और आउटर। क्रॉसिंग का दोनों साइड से जो हमारा इन करने का भी, आउट करने का, दोनों तरफ का इश्यूज है। पिछले बार अतुल गर्ग जी भी आए थे, वो भी बोल के गए थे कि हम रोड बनवा देंगे। फिर संजीव शर्मा जी भी आए, वो भी कमिटमेंट करके गए। शिकायत तो है लोगों की। बिल्कुल। आप ये बताइए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो पहली सरकार आपने देखी, उसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो सही हुई है, लेकिन जो हमारी लोकल मुद्दे है, ये तो एक उपचुनाव है, एक लिटमस टेस्ट है। नेक्स्ट 27 में 2 साल मिलेंगे संजीव जी को, काम अच्छा करेंगे तो आगे मिलेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात अनूप जी कही कि काम अच्छा करेंगे तो आगे वोट पाएंगे। और सबका यही कहना है कि देखिए, कुछ बातें तो बहुत अच्छी हैं और कुछ बातों पर काम करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि मतदाता किन किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालने निकल रहे हैं। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित राणा ने। बीजेपी उम्मीदवार से बातचीत कर उन्होंने कहा कि मतदान पर पूरा भरोसा है, गाजियाबाद में भगवा लहराएगा। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। विधानसभा 56 पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां तैयारी पूरी हो गई, आज से वोटिंग शुरू हुई है। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार संजीव शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि मंदिर के भीतर हमें मिले हैं, दर्शन करके आए हैं बाबा जी के। इनका नाम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था, उन्होंने कहा था कॉरिडोर बनाया जाएगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, मुझे गाजियाबाद के अपने कार्यकर्ताओं पर और सम्मानित मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनेंगे और गाजियाबाद को विकास की तरफ जो हम ले जा रहे हैं उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद सीट से उन्हें भगवा परचम जो है लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। अच्छा, किन मुद्दों लेके चलते हैं कि इन मुद्दों पे आप काम करने वाले हैं? क्योंकि भाजपा हमेशा मुद्दों पे काम करती है, तो आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा दुधेश्वरनाथ मंदिर कॉरिडोर बने, स्टेडियम का अच्छा विकास हो जो खिलाड़ियों के लिए है, हमारे NH-24 की जो कॉलोनियां है, जाम लगता है वहाँ, उनका काम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज ऐसी हैं जिस पर मैं विशेष रूप से काम करना चाहूंगा। और अपना लाइन पार क्षेत्र का विकास के लिए प्रमुख रूप से काम करूंगा। एक बड़ी आवाज वहां से आती है क्योंकि एक बड़ी आबादी वहां रहती है लाइन पार क्षेत्र की। मैं स्वयं भी लाइन पार क्षेत्र में रहता हूँ और उसके विकास के लिए जितना हो पाएगा उतना प्रयास करूंगा। चूंकि मुझे 2 साल मिलेंगे, तो 2 साल में जितना हो पाएगा उतना विकास मुझे 5 साल के बराबर 2 साल में काम करना। तो गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी को आपने सुना। अब हम सीधे रुख करते हैं शीशा मऊ का, जहां पर ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में अब तक जो उम्मीदवार वहां से विधायक चुनकर आए थे, उनको लेकर जो उन्होंने काम किया, अब उसी का आंकलन करके आगे आने वाले उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं लोग। और यहां पर मुद्दे, खासतौर पर लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी है। क्या यही सोचकर लोग मतदान करने सीसा मऊ में भी निकल रहे हैं?
देखिए, सीसामऊ सीट के बारे में मैं बता दूं कि बीते 25 साल से समाजवादी पार्टी इसके ऊपर काबिज है, तो लिहाजा चाहे समाजवादी पार्टी हो उसके लिए भी और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी साख का सवाल है। बहुत ही यहाँ पर कड़ी टक्कर है, चूंकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे, एक आपराधिक मामले में उनको सजा हुई, वो अक्षम घोषित किए गए, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। चुनाव प्रचार के दौरान वो मंदिरों में भी गई हैं, उनके आंसू भी देखे गए हैं, तो उस जो टीयर उनके निकले थे वो टीयर इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा कि नहीं, ये हम खुद बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मतदाता है। मैं जीआईसी में मौजूद हूँ, एक मुस्लिम बाहुल्य ये पूरा सेंटर है। इस पूरी विधानसभा में 45% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं, 30% में करीब उसमें एससी और ओबीसी हैं और 25% में जनरल कास्ट के और अन्य कास्ट के लोग भी हैं। तो कोई महिला मतदाता है, देखिए मुस्लिम वर्ग की, मैडम आप दिखा देंगे, आप ये देखिए, देखिए वोट डाल के निकली है। सुबह का 9:15 बज रहा है। जागरूकता आप देख सकती हैं यहाँ पर किस कदर है। आप जब वोट दे रही हैं तो क्या सोच के देती हैं? कोई देश का लेवल का कोई मुद्दा है, प्रदेश का या इलाकाई? हर जगह विकास होना चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। एक कल से एक मुद्दा बड़ा चर्चा में आ रहा था बुर्के को लेकर के कि उसके चेकिंग को लेकर। चलिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग अब उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता एसपी, रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले एसपी प्रवक्ता से भी ही मेरा सवाल है। फखरुल हसन चांद जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे थे, खासतौर पर उपचुनाव है, उपचुनाव में अब तक जो पीछे के जो कैंडिडेट उम्मीदवार जो विधायक चुनकर आए उनका कामकाज था, उन्हीं के कामकाज को रखकर अब आगे की उम्मीदवारी को भी लेकर चलना है लोगों के सामने। तो क्या लगता है 9 जो विधानसभा उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, कितनी सीटों पर भरोसा जनता आपके करने वाली है, आपके उम्मीदवारों पर? देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी न्यूज 18 के माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहती है कि अंबेडकर नगर की सीट पे जहां उपचुनाव हो रहा है, मुरादाबाद कुंडरकी में जहां उपचुनाव हो रहा है, जहां कानपुर में उपचुनाव हो रहा है, उन जगहों पे समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोका जा रहा है। कल चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कि पुलिस प्रशासन के लोग मतदाताओं का पहचान पत्र चेक नहीं करेंगे, उसके बाद भी कुंडरकी से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, तो इस मामले का चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक सवाल है मुद्दों का, तो समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक मुद्दों को लेके अपना प्रचार किया। हमने जुड़ने की बात की, हमने रोजगार की बात की, किसान मजदूर की बात की, उन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में थे। भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक सोच के साथ, नकारात्मक मुद्दे, नकारात्मक नारों के साथ इस चुनाव में प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी को भरोसा है उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पे कि समाजवादी पार्टी ने जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में गई थी, अपने पीडीए नारे के साथ गई थी, हम समाजवादियों को वोट भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, वोट भी मिलेगा, पीडीए के नारे के साथ उनका विश्वास है कि जनता के बीच में गए और जनता उन पर भरोसा करेगी। एसएन सिंह साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला था, खासतौर पे बटोगे तो कटोगे और पोस्टरबाजी भी हमने खूब देखी, इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, जनता के बीच में गई। हालांकि विकास की बात वो लगातार करती रही है अपने शासनकाल में, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब का कहना है कि देखिए हमने जो नारा दिया, विश्वास जनता उसी पर करने वाली है। आपके क्या दावे? नहीं, देखिए, आज तो लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत पर्व है। हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि आप विकास के लिए वोट करिए, विश्वास के लिए वोट करिए, प्रदेश के समृद्धि के लिए वोट करिए और जिहाद के लिए नहीं। जहां प्रदेश की खुशहाली है उसके लिए वोट करिए, सिर्फ बुरके के लिए नहीं, घूंघट के लिए भी वोट करिए। आप जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से विकास की गति उत्तर प्रदेश में वो डबल ट्रिपल पता नहीं किस किस गति से चल रही है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। समाजवादी पार्टी के का नारा आप देखिए, हमने तो कहा संपूर्ण प्रदेश की खुशहाली के लिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कहा, इनके एक विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अगर हमारी संख्या और बढ़ गई तो 27 में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, पता नहीं किसको मिटा देंगे। तो ये हटाने मिटाने वाली बात छोड़कर न बटिए न कटिए और एक साथ रहिए। अगर एक की लाइन लंबी लग रही है तो हम तो अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने लाइन को बड़ा करिए और वोट करिए, घर से निकलिए, केवल कहने से नहीं होगा। आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा
कि ये विश्वास का चुनाव है, विकास का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जो समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य किया उस प्रयास का चुनाव है। इस नाते प्रदेश की जनता से अपील है कि जैसे 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 37 साल का इतिहास बदलते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी को मत किया, उसी विश्वास के साथ। ठीक है एहसन सिंह साहब, ये सारी बातें अब जनता ने सुन ली है, आज वो वोट कर रही है। रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतिभान जी, इस बार अगर उपचुनाव की बात की जाए, हमने देखा जबरदस्त तरीके से प्रचार हुआ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, कोई कोर कसर नहीं। स्टार प्रचारक चाहे वो अखिलेश हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम नेता हो। और इस बार खास तौर पर बटोगे तो कटोगे, पोस्टरबाजी, ये तमाम चीजें बहुत देखने को मिली है। आपको लग रहा है कि क्या लोग ये सारी चीजें या फिर विकास, रोजगार, तमाम बातों को ध्यान में रखकर आज वोट करने निकलेंगे? मुद्दे क्या लगते हैं आपको इस चुनाव के? रेणु जी, मुझे ये लगता है कि जो ये नारे हैं, ये नारे राजनीतिक लोग हमेशा देते रहते हैं। उन्हें जब समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने जब पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नारा दिया कि संविधान बचाओ, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जातियां गोलबंद हो गई हैं और शायद उनके पक्ष में नहीं आई, टूटी हैं, कुछ बिखरी हैं जातियां, इधर उधर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली गई। तो मुझे लगता है उसी की प्रतिक्रिया में एक नया नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, बटोगे तो कटो। ये हिंदुत्व को गोलबंद करने का नारा था। ये सही बात है, भले ये उसको किसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी बीच ये नारा भी आता। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक नारे हैं, इन नारों का कोई अर्थ नहीं है। सरकारें अपना काम करें, पार्टियां जब सरकारों में आती हैं तो उन्हें काम करना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जनता को लगे कि नहीं वो काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करते हैं तो नारेबाजी और नारे देने का कोई अर्थ होता नहीं है। मुझे लगता है इस चुनाव में नारेबाजी ज्यादा हुई है और मुद्दों की बात कम हुई है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबने नारेबाजी का ही सहारा लिया, विषय कम उठाए जो होने चाहिए। हाँ, इस बीच एक विषय जरूर रहा युवाओं का, जो उत्तर प्रदेश लोक आयोग की परीक्षा थी पीसीएस के लिए, उसको ये मुद्दा जरूर था और इस पर सरकार ने समय रहते समाधान भी करने की कोशिश की है, समाधान कर ही लिया है। वो फिर से एक जो छात्रों की डिमांड थी, प्रतियोगी छात्रों की, कि उन्हें एक से एक ही दिन में परीक्षा कराई जानी चाहिए, 2 दिन में नहीं, वो सरकार ने मांग ली वो मांग। तो युवाओं पर इसका एक असर तो सकारात्मक पड़ता हुआ कहा जा सकता है, लेकिन मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे थोड़े से गौन, बिल्कुल मुद्दे थोड़े से गौन रहे हैं। हालांकि देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, वो अपने मुद्दों के साथ ही वोट करने निकल रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं और मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।